बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको व्याकरण का एक टॉपिक लेके चल रही हूँ जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, वाक्य शुद्धिकरण। आपको वाक्य शुद्धिकरण के लिए 4 वाक्य दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर में और आपको उसमें शुद्ध करना पड़ता है। कभी कभी बोलचाल की भाषा में हम व्याकरण की प्रक्रिया को नियम न बना करके कर्ता, क्रिया, कर्म, कहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए, सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ भाव की अभिव्यक्ति हो जाती है तो हम उसे बोलते हैं। लेकिन व्याकरणिक तौर पर यदि हमें लेखन कार्य दिया जाता है तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि व्याकरण का जो नियम है वो उस नियम से ही लिखा जाए तभी वो शुद्ध होता है, अन्यथा वो अशुद्ध वाक्य कहलाता है। तो बहुत बार हम बोलते समय इन सारी चीज़ें को भूल जाते हैं और किसी भी कर्म को पहले प्रयोग कर देते हैं, कभी कभी कर्ता को बाद में प्रयोग करते हैं, तो जबकि नियम से कर्ता पहले आता है और क्रिया बाद में आती है। लेकिन प्रयोग और बोलचाल में बहुत अंतर होता है। तो बोलचाल की भाषा को हम अशुद्ध भाषा कहते हैं। जो लेखन की भाषा होती है जिसको हम शुद्ध भाषा कहते हैं, उसका एक नियम होता है कि कर्ता के बाद में कर्म और कर्म के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया बाद में अंतिम समापिका क्रिया, एक क्रमानुसार हम चलते हैं। लेकिन इसका भी लिखने से इसका अभ्यास आप ज़्यादा करेंगे, बोलचाल में जो चीज़ें शुद्ध लगती हैं कभी कभी वो लेखन में शुद्ध नहीं होती हैं। तो सबसे पहले इसमें शुद्ध वाक्य संरचना आपको होनी चाहिए। 2 विशेष बातों पर बल दिया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार क्रम से रखना चाहिए, जिसको हम पद क्रम कहते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखती भी चल रही हूँ और समझाती चलूँगी आपको कि शुद्ध वाक्यों के गठन, शुद्ध वाक्यों के गठन अथवा संरचना, गठन न समझे तो संरचना में निम्नलिखित 2 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण सम्मत नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त पदों को व्याकरण सम्मत, पहले लिख लेती हूँ फिर समझा दूंगी। व्याकरण सम्मत नियम के अनुसार क्रम में ही रखना चाहिए, जिसे पद क्रम कहते हैं, जिसे पद क्रम कहते हैं। कहने का मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी वाक्य को अगर हम लिख रहे हैं तो कर्ता पहले आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर सहायक कर्म या विशेषण या अव्यय या क्रिया विशेषण और लास्ट में क्रिया। तो ये तरीका है। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि क्रिया को पहले कर दें, कर्म को बीच में कर दें, कर्ता को बाद में प्रयोग कर दें, तो ये वाक्य अशुद्ध वाक्य हो जाएगा और इससे भाव का स्पष्टीकरण नहीं। तो पदक्रम कहते हैं कि जिस क्रम से हमें राम खाना खाता है राम खाना,
अगर हम कहते हैं तो खाता है राम खाना, ये वाक्य भाव तो दे दिया, लेकिन लेखन की दृष्टि से ये अशुद्ध है, इसे हम अशुद्ध वाक्य में जोड़ेंगे। इसी वाक्य को अगर आपको शुद्ध करना है तो वाक्य शोधन कहलाता है। बिगड़े हुए वाक्यों की संरचना को शुद्ध करना वाक्य शोधन कहलाता है। तो वाक्य शोधन क्या है? बिगड़े हुए वाक्यों के पदक्रम या संरचना को शुद्ध करके लिखना वाक्य शोधन कहलाता है। इसको हम कहते हैं वाक्य शोधन, यानी वाक्य को शुद्ध करना, और उसका क्रम हुआ ये। दूसरी बात जो इसमें होती है, जो परस्पर पदों का संबंध स्पष्ट करना। दूसरा जो मुख्य बात आती है कि वाक्य में परस्पर पदों का संबंध स्पष्ट रहे। जैसे मैंने कहा था कि खाता है राम खाना, तो भाव मतलब राम खाना खाता है, आप समझ गए, लेकिन ये अनिति नहीं है, ये शुद्ध नहीं है। संबंध इसका जो है कर्ता का क्रिया से, कर्म से नहीं ठीक ढंग से हो रहा, तो ये संबंध स्पष्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले वाक्य में कर्ता सबसे पहले आता है, तो इसका सबसे पहला नियम है कि वाक्य में कर्ता सबसे पहले आता है। नियम की बात करें अगर, तो नियम में है, नियम आपको दिखाई दे रहा होगा, वाक्य में कर्ता सबसे पहले आता है। ये नियम है, एक कर्ता को हम सबसे पहले स्थान पे रखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको रब करके आगे की चीज बताएं आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए इसको रब करते हैं। तो यानी कि अगर हम कहते हैं कि खरगोश को काट कर घास खिला दो, खरगोश को काट कर घास खिला दो, तो ये वाक्य शुद्ध नहीं है। जबकि आपको ये भाव दे दे रहा है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी होने के कारण हमने मतलब निकाल लिया है कि घास काट कर खरगोश को खिलानी है। लेकिन खरगोश को काट कर घास खिला दो, तो ये वाक्य जो है स्पष्ट रूप से अशुद्ध वाक्य है। ऐसे ही वाक्य को आपको शुद्ध करने को आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाक्य में कौन सा पद पहले आना चाहिए, कौन सा पद बाद में आएगा, और किसकी अन्विति, किसका संबंध किसके साथ है। कर्ता के साथ पहले कर्म आएगा, फिर सहायक पद आएंगे, फिर क्रिया आएगी, या फिर समापिका क्रिया आएगी। तो अगर उसके क्रम को हम उलट पलट देंगे तो वो शुद्ध नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले कर्ता आता है, तो सबसे पहले आता है, तो उसमें किसी भी वाक्य को करते लिख सकते हैं। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब ये कर्ता वाला वाक्य है, जिसमें कर्ता सबसे पहले आया है। एक और लिख देती हूँ, मोहन बाजार गया। अभी कर्ता वाले वाक्य ये अपने आप शुरू हो जाते हैं, इसमें कर्ता सबसे पहले आता है। इसके बाद क्रियापदों का प्रयोग होता है। दूसरे नंबर पर हम क्रियापदों का प्रयोग करते हैं। जैसे इसी को मैं समझा दूं, क्रियापदों
का प्रयोग। देखिए कर्ता पहले आया, क्रिया दूसरे नंबर पे आई है, तो दूसरे नंबर पे क्रियापदों का प्रयोग होता है। तो इसी बात में आप इसको समझ लीजिए कि क्रिया हो गई आपकी, तो क्रियापदों का प्रयोग हो गया। फिर तीसरा होता है कर्म पद का प्रयोग। कर्म पद का प्रयोग कर्ता और क्रिया के बीच में होता है। कर्म पद का प्रयोग कर्ता और क्रिया के बीच होता है। जैसे जैसे रमा पत्र लिखती है। अब ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया, ये कर्म हो गया। तो कर्म पद हमेशा बीच में आता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि कर्म पद का प्रयोग कर्ता और क्रिया के हमेशा बीच में होता है। फिर द्विकर्म क्रिया का प्रयोग गौण कर्म के तुरंत बाद होता है। द्विकर्म क्रिया का प्रयोग कर्म के तुरंत बाद होता है। जैसे जैसे दुकानदार ने ग्राहक को फल दिए। जैसे दुकानदार ने ग्राहक को फल दिए। अब देखिए इसमें ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। अब कर्ता यहाँ पर दुकानदार है, उसका एक कर्म तो ग्राहक है, दूसरा फल देना उसका कर्म है। तो हमेशा एक के बाद दूसरा विकर्मक जो होगा उसके साथ हमेशा दो कर्म का प्रयोग कर्म के तुरंत बाद ही आता है। ये कुछ नियम हैं जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। मैं कुछ वाक्य अशुद्ध पदक्रम का लिख रही हूँ, फिर से शुद्ध पदक्रम में करूंगी। आप उसको देखिए पहले ध्यान से, इतना उतार लीजिए आप। आपने उतार लिया होगा, इसको मिटा लेते हैं। अच्छा, एक और जरूरी चीज बता दें कि अगला पॉइंट है कि विशेषण पद हमेशा सर्वनाम पद के बाद आता है। जैसे वह नीली कमीज पहने है। तो सर्वनाम के बाद विशेषण तुरंत आ रहा है। ये सर्वनाम हो गया, ये विशेषण हो गया। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात थी, इसलिए मुझे बीच में याद आ गया, मैंने बता दिया।
और प्रश्नवाचक पद हमेशा क्रिया के पहले आता है। प्रश्नवाचक पद हमेशा क्रिया के पहले आता है। जैसे बाहर कौन खड़ा है, या तुम क्या कर रही हो। तो क्रिया के जस्ट पहले प्रश्नवाचक पद का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है, किस प्रश्न का जवाब चाहिए। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसे पदक्रम होते हैं जिन पदक्रमों को ये मानकर चलना चाहिए कि उसी नियम से अगर हम पदों को रखेंगे तो वो शुद्ध होगा, अन्यथा बोलचाल की प्रक्रिया से जो चीज़ें शुद्ध होती हैं वो अन्य में नहीं होती हैं। जैसे न और नहीं का प्रयोग आपको बता दें कि न का प्रयोग सकारात्मक रूप में भी होता है और नहीं का प्रयोग जो होता है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप में होता है। जब आप छोटी कक्षाओं में रहे होंगे तो आपको कई बार भाषा अध्ययन में ऐसे प्रश्न कराए जाते हैं कि गांधी जी को कौन नहीं जानता। अब यद्यपि यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग तो किया जा रहा है, लेकिन इसका स्वरूप जो है वो नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है, यानी सब जानते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं तुम उसके साथ नहीं जाओगे, तो यहाँ पर मना करने यानी नकारात्मक अर्थ के भाव में आएगा। तो कभी कभी ऐसे शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द तो नकारात्मक होते हैं लेकिन उनका प्रयोग हम सकारात्मक रूप में भी करते हैं। ऐसी जगह में हम प्रश्न पूछ के करते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी जैसे मेरे साथ तुम भी खेलो ना, अब अगर हम कहते हैं मेरे साथ तुम भी खेलो ना, तो मतलब नहीं खेलने के अर्थ में नहीं, खेलने के अर्थ में है। तो यहाँ पर जो सकारात्मक चीज़ है उसको यहाँ स्पष्ट की गई है कि सकारात्मक सोच को दिखाने के लिए। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उसके अलावा मात्र, भर, तक, भी, हो, तो आदि जो निपात होते हैं वाक्य में जिस शब्द पर जोर देने के लिए किया जाता है, ये ठीक उसी शब्द के पहले प्रयोग करना चाहिए। मात्र, भी, तक ये निपात है, ना, भी, तो ये इसको निपात कहते हैं। भर, तक, लेकिन इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जिस शब्द पे हमको जोर देना है ठीक उसके पहले। जैसे एक शब्द हम बोलते हैं मुझे भी जाना है, अब हमें जाने पर जोर देना है तो हमें जाने के ठीक पहले भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ही उचित प्रयोग इसका माना जाएगा। या तुम तो कुछ बोलते ही नहीं, अब हमको ये बताना है कि बोलने की क्रिया पे हमें जोर देना है, तो हम वहाँ पर कहेंगे तुम तो कुछ बोलते ही नहीं। तो यहाँ पर तो का प्रयोग बोलने की क्रिया के पहले। यही देखना है वाक्य शुद्धिकरण में, प्रायः हमको ये देखना है कि जिस पद का प्रयोग जहाँ करना चाहिए वहाँ अगर हो रहा है तो वो शुद्ध वाक्य है, अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो वो अशुद्ध वाक्य है। प्रायः बच्चे पूछते हैं कि ये हम कैसे जानेंगे कि हम इस जगह पर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये सही जगह है कि नहीं। ये आप अभ्यास से सीखेंगे।
दूसरी चीज़ कि आपको वाक्य पढ़ने पर और बोलने में दोनों में बड़ा अंतर होता है। मैंने अभी एक वाक्य कहा ना कि खरगोश को काट कर घास खिलाओ, तो मैंने जिससे कहा उसने मतलब समझ लिया कि घास काट के खरगोश को खिलानी है, लेकिन अगर इसको आप लिखिएगा तो इसका अर्थ कुछ अलग निकलेगा। इसी तरीके से बोलने में और लिखने में जो चीज़ शुद्ध और अशुद्ध का पता बिल्कुल चल जाता है कि ये वाक्य अशुद्ध है, कहाँ मात्र लगना चाहिए, कहाँ सिर्फ लगना चाहिए, कहाँ केवल लगना चाहिए। तो हर जगह हर चीज़ें शुद्ध नहीं होती। हम बोलचाल में उन्हें इसलिए शुद्ध कर लेते हैं क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं, हम अपना भाव व्यक्त कर देते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषी व्यक्ति जो होता है वो अंग्रेजी के व्याकरण पे न जा कर के अपने भाव अभिव्यक्ति पर जाता है, उसकी बात स्पष्ट हो गई, बात खत्म। ठीक ऐसे ही हिंदी भाषी जो होते हैं उनकी स्थिति ये होती है कि वो अपने भाव अभिव्यक्ति को देखते हैं, लेकिन लेखन में ये शुद्ध नहीं माना जाता। तो इसलिए आपको जब लेखन में वाक्य शुद्धिकरण आएगा तो आप उसको सही ढंग से जब शुद्ध करेंगे तभी नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं होगा। अगर आपका पदक्रम गलत हुआ, पदक्रम का संबंध गलत हुआ, उसका भाव गलत निकल रहा है, तो आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएगा। और प्रश्न उठता है ये आएगा कैसे? तो ये जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे व्याकरण की पुस्तकों से, इन चीज़ों को जितना अधिक पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। तो अभ्यास से ही आ पाएंगे। तो मैं कुछ शुद्ध क्रम पदक्रम वाले वाक्य लिख रही हूँ, अशुद्ध और शुद्ध दोनों लिख रही हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए। बच्चों को काट कर फल खिलाओ। अब इसका शुद्ध क्रम होगा फल काट कर बच्चों को खिलाओ। शुद्ध क्रम फल काट कर बच्चों को खिलाओ। इसी को अनुवृत्ति कहते हैं। अब देखिए, जबकि आप अगर यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो बच्चों जो है वास्तव में कर्ता के स्थान पर है और कर्म है फल को काटने का, लेकिन यहाँ पर हमने अगर कर्ता को पहले रखा है तो ये काटकर का क्रम जो है ये बच्चे पर जा रहा है, तो भाव को गलत दे रहा है। इसलिए हमें ये क्रम पद क्रम को सही करना होगा। इसी को कहते हैं पद क्रम शुद्धिकरण। तो हम कहेंगे फल काट कर बच्चों को खिलाओ, इसको कहते हैं पद क्रम शुद्धिकरण। दूसरा शुद्ध वाक्य लिख रहे हैं, अशुद्ध वाक्य है गर्मा गरम आलू के पकौड़े लाओ। अब इसको पढ़ने से आपको ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमने विशेषण पहले जोड़ दिया है और मुख्य विशेष को बाद में किया, जबकि होना चाहिए कि विशेष की विशेषता होता है कि आलू के गर्मा गर्म पकौड़े लाओ। तो ये उल्टा हो गया, हम बोलते हैं इसी को कि गर्मा गर्म आलू के पकौड़े लाओ, लेकिन ये अशुद्ध है। अब इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे। शुद्ध वाक्य
आलू के गर्मा गर्म पकौड़े लाओ। अब आप कहेंगे कि ये कैसे आएगा? बिना अभ्यास के आप इन चीज़ों को शुद्ध नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि बस हम पढ़ लें, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या याद करना है, ये तो कोई याद करने की चीज़ नहीं है, ये तो समझ के लिख लेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये जानना चाहिए कि ये बिना अभ्यास के आपको नहीं आएगा। अन्विति, उसका पदक्रम सुधारना, क्योंकि बोलचाल में ये सारी चीज़ें गलत हो चुकी हैं। अन्विति का मतलब होता है कि कर्ता, कर्म, पूरक और क्रिया, ये इसका तरीका है। तो इसमें अन्विति का जो तौर तरीका है, अन्वय ज्ञानिति कहते हैं जिसको, अन्वय कह सकते हैं, अन्विति कह सकते हैं। अन्विति होती है कि उसका तरीका जो होता है, पहले नंबर पे कर्ता, दूसरे नंबर पर कर्म, तीसरे नंबर पे कोई पूरक रहेगा, चाहे जड़ हो, चाहे सहायक या विशेषण हो, पूरक कुछ भी हो सकता है, और चौथे नंबर पर क्रिया होती है, क्रिया होती है। लेकिन पदक्रम सही करने के लिए हमें उसी अनुसार अपने आप को शुद्ध करके लिखना होगा। तो कर्ता क्रिया की अन्विति तो बिल्कुल सीधी होती है कि कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म आता है। कर्ता क्रिया की अन्विति उसको कहते हैं, कर्ता और क्रिया के बीच में आता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, कमला चित्र बनाती है, मोहन पत्र लिखता है, तो इसमें कर्ता और क्रिया के बीच में कर्म है। ये बिल्कुल साधारण है, कोई भी इसको अगर हम कह देंगे कि राम लिखता है पत्र, तो आप उसको शुद्ध कर लेंगे। लेकिन बाकी चीज़ों में थोड़ी सी असुविधा होती है आपको। उसके अलावा क्रिया हमेशा जो लगाई जाती है वो आपके क्रिया के पूर्व जो पद आएगा उसके अनुसार आपकी क्रिया लगती है। क्रिया लगाने का भी एक नियम होता है। जैसे आपको बता दें, इसको रख कर रहे हैं, इसको मिटा दें, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तो हम इसको मिटा दें, फिर आपको ये बता दें कि क्रिया का प्रयोग कैसे होता है। चलिए, आपने लिख लिया होगा। एक और चीज बता दें, हमेशा क्रिया का प्रयोग क्रिया के पहले प्रयोग किए गए पद के अनुसार क्रिया का लिंग परिवर्तन होता है। कहने का मतलब कि क्रिया का पद, अगर हम कहते हैं पुस्तक, आप पुस्तक, आपसे अगर मैं पूछूं कि पुस्तक पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, पुस्तक शब्द जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, आप कैसे बताएंगे? क्या बोलते हैं? पुस्तक रखा है कि पुस्तक रखी है? हमेशा बोला जाता है पुस्तक रखी है, तो मतलब ये स्त्रीलिंग हुआ, ये स्त्रीलिंग है। अब आपको अगर यहाँ मैंने लिखा कि राम, अगर यहाँ मैं वाक्य लिख दें कि राम ने पुस्तक पढ़ा, अब ये वाक्य शुद्ध है। राम ने पुस्तक पढ़ा, ये वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ होना चाहिए राम ने पुस्तक पढ़ी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया के पहले का पद है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसको देखकर आपको क्रिया को परिवर्तित करना होगा। तो ये राम ने पुस्तक पढ़ा, अब ये आपको बोलचाल में बिल्कुल सही लगेगा क्योंकि आपने राम को पुल्लिंग देखा तो क्रिया को पुल्लिंग लगाया है। लेकिन होना क्या चाहिए कि राम ने जो कर्म किया है, क्रिया इसके अनुसार परिवर्तित होगी। जब इसके अनुसार परिवर्तित होगी तो यहाँ पढ़ा ना होकर के पढ़ी होना चाहिए। तो ये वाला वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध है।
तो इस तरीके से आपको क्रिया का प्रयोग भी क्रिया के पूर्व आने वाले पद के को देखकर करना होगा। तो स्टार्ट ना के इसको भी लिख देते हैं। क्रियापद का प्रयोग क्रिया के पूर्व आने वाले पद को देखकर क्रिया भी परिवर्तित होती है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक के अनुसार क्रिया परिवर्तित हुई है। तो इस तरीके से जो मैंने अभी आपको समझाया था वो मैंने यहाँ वाक्य में लिख दिया है। तो वाक्य शोधन भी आपके विषय का एक टॉपिक है, पर इसमें प्रैक्टिस कराएंगे कुछ वाक्य लिख करके। आज मैंने उसके कुछ नियम बता दिए हैं, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं हो सकता है। तो आज की इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।